हेलो दोस्तों, दिस इज़ प्रेम सोडानी कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ आवर ज्योग्राफी सिंप्लीफाइड। और इसमें हम बात कर रहे हैं ओशिनोग्राफी की, जिसमें पार्ट 1 एंड 2 में हम वेव्स एंड टाइड्स डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट पार्ट में हम आज बात कर रहे हैं ओशियंस करंट की, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो क्वेश्चन आता है ओशिनोग्राफी में से, और करंट्स स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज करंट से काफ़ी सारे फैक्टर्स जुड़े हुए हैं। मैं आपको दिखाऊंगा वन बाय वन। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ओशियनिक वाटर जो मूवमेंट था, मैंने आपको बताया है लास्ट लेक्चर्स में भी, दैट मूवमेंट कैन बी divided into two parts, that is horizontal movement of the water, ठीक है, horizontal, and the second हम divide कर सकते हैं, that is vertical movement of the water. Horizontal further can be divided into waves, मैंने आपको बताया waves क्या होती हैं पार्ट फर्स्ट में, and the second one is आपका currents, oceanic currents. जो अभी हम आज डिस्कस करने वाले हैं, राइट। वेव हम डिस्कस कर चुके हैं। वर्टिकल में आप कह सकते हैं टाइड्स, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, मून एंड सन। इसके बाद आपको मैंने सर्ज भी थोड़ा सा बताया था, सर्ज क्या होता है, एंड अपवेलिंग जो है उसको भी आप वर्टिकल मूवमेंट में कंसिडर कर सकते हैं, राइट, अपवेलिंग ऑफ द वाटर। वेव्स में मैंने आपको बताया था दैट इज नॉट द मूवमेंट ऑफ द वाटर। यहाँ पे जनरली जो विंड एनर्जी है वो वाटर को ट्रांसफर होती है, एंड वाटर जो है रिपल फॉर्म्स में आके कोस्ट पे एनर्जी अपनी जो है ब्रेक करता है, राइट। लेकिन जो करंट्स हैं दैट इज द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो है उसमें मूवमेंट रहता है, एंड इसमें ध्यान रखना स्पेशली हीट डिस्ट्रीब्यूशन में ये जो करंट्स होती हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। मैं आपको दिखाऊंगा मैप पे कैसे। अब हम बात करते हैं कि ओशियन वाटर जो है उसका मूवमेंट होता क्यों है। हमने वेव्स में देख लिया बिकॉज ऑफ द विंड, टाइड्स में देख लिया बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड सन, ठीक है। अब ये जो ओशियन करंट्स है इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहला अगर इंपॉर्टेंट बात करें तो सबसे बड़ा फैक्टर होता है प्लेनेटरी विंड्स। अगर हम विंड्स की बात करें, जैसे आपकी ट्रेड विंड्स होती हैं, वेस्टर्लीज होती हैं, सो दे एक्चुअली डिसाइड द सर्कुलेशन पैटर्न ऑल्सो, ठीक है, कि कैसे सर्कुलेट होंगी ओशियन करंट्स, कैसे वाटर को डिफ्लेक्ट करना है फ्रॉम वन एरिया टू द अदर एरिया, ये मैं आपको दिखाऊंगा भी। तो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज प्लेनेटरी विंड्स, ठीक है, ध्यान रखना है। द सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर इज टेम्परेचर। अब आपको पता होगा जब भी टेम्परेचर ज्यादा होता है तो वो जो वाटर होता है वो लाइटर होता है इन नेचर, एंड इसीलिए वो सरफेस पे आराम से अपलिफ्ट होके आता है, राइट। लेकिन जो कोल्ड वाटर होता है वो थोड़ा सा हैवी होता है, डेंस होता है, एंड दैट्स वाई वो सिंक होता है। वार्म वाटर लाइटर है, राइज होता है, एंड जो कोल्ड वाटर है वो धीरे सिंक होता है बिकॉज ऑफ इट्स वेट, ठीक है, ध्यान रखना। सो इसकी वजह से भी आपका मूवमेंट कैसे डिसाइड होगा ये भी हम देखेंगे। द थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर आई कैन से सैलिनिटी। जब भी आपकी सैलिनिटी ज़्यादा होती है तो वाटर की डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, एंड जो जैसे ही डेंसिटी बढ़ी मतलब उसका वेट बढ़ा और वो सिंक होने की कोशिश करता है। तो सैलिनिटी विल ऑल्सो डिसाइड कि यहाँ पे सिंक होगा वाटर या राइज होगा, तो सैलिनिटी इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। फोर्थ फैक्टर की अगर बात करें अर्थ का रोटेशन, तो अर्थ का रोटेशन, कोरियोलिस फोर्स और विंड पैटर्न ये सब इंटर रिलेटेड है। तो अर्थ का रोटेशन भी एक बड़ा फैक्टर होता है। विल सी कैसे अर्थ का रोटेशन इंपैक्ट करता है, मैं एक एक आपको समझाता जाऊंगा फैक्टर। एंड लास्ट है लैंड। तो लैंड में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे ब्राजीलियन कोस्ट पे आके जो हमारी इक्वेटोरियल करंट है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, ठीक है। तो इस तरह से लैंड भी जो है खास करके जब बाइफर्केट करते हैं वहां पे, तो लैंड का भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। आई होप आपको ये पांचों फैक्टर समझ में आ गए। अब हम चलते हैं करंट्स की तरफ। तो करंट्स जो है, करंट्स की बात करें अगर हम, तो इनको जनरली हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, हॉट करंट्स या वार्म करंट्स एंड कोल्ड करंट्स, ठीक है। तो अगर हम देखें, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूं यहाँ पे। अगर मैं बात करूं इक्वेटर की, राइट, तो इक्वेटर पे मैंने आपको बताया दिस इज द इक्वेटर। तो यहाँ पे आपकी जनरली क्या आती है, ट्रेड विंड्स आती हैं, राइट। सो दीज आर द ट्रेड विंड्स। अब ये जो ट्रेड विंड्स हैं ये आपको मैंने एक और कॉन्सेप्ट बताया था, दैट इज जो इक्वेटर होता है हमारा, दिस इज द इक्वेटर, इफ दिस इज द इक्वेटर, तो इसके नॉर्थ एंड साउथ में, ठीक है, कुछ एरिया रहता है इंटेंस लो प्रेशर वाला, जिसको मैंने आपको बताया ITCZ बोलते हैं, ठीक है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। यहाँ पे विंड जो है आती है यहाँ से डायरेक्टली राइज हो जाती है, ठीक है, यहाँ से आई और ये राइज हो गई। यानी कि जो इक्वेटर का ये वाला एरिया है यहाँ पे विंड्स आपकी प्रैक्टिकली यहाँ पे नहीं होती, या फिर यूं कहें कि ये साइलेंट जोन होता है, ठीक है। तो बिकॉज यहाँ पे विंड्स नहीं है तो यहाँ से एक मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा, दैट इज काउंटर करंट जो होती है, इक्वेटोरियल करंट, वो कैसे फ्लो होती है। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये जो ट्रेड विंड्स हैं इसके कारण यहाँ से जो वाटर होता है दिस डायरेक्शन से
ये वेस्ट की तरफ जो है धीरे धीरे पाइल होता है, ठीक है, ध्यान रखना। सो दिस इज द ट्रेड विंड दैट एक्चुअली डिसाइड्स द मूवमेंट ऑफ नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट एंड जो साउथ इक्वेटोरियल करंट है, इक्वेटर के नॉर्थ में एंड साउथ में दोनों तरफ से जो ये विंड है ये डिफ्लेक्ट करती है वाटर को टुवर्ड्स द कोस्टल साइड्स, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा। अब हम चलते हैं यहाँ पे, अब देखते हैं। दिस इज द इक्वेटर, आपको दिख रहा होगा, आई होप दिस इज द इक्वेटर एंड बिकॉज ऑफ द ट्रेड विंड, अगर आप देखेंगे दीज आर द ट्रेड विंड्स, तो यहाँ पे इक्वेटर के अबव ऊपर की डायरेक्शन में एक चलती है दैट इज नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, राइट, और जो साउथ में चलती है इक्वेटर के दैट इज साउथ इक्वेटोरियल करंट, राइट। यानी इक्वेटर के दोनों तरफ आपको ध्यान रखनी है, एक होगी नॉर्थ एक होगी साउथ। अब दोनों की डायरेक्शन क्या है, दिस इज द डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन, राइट, दिस इज द डायरेक्शन। तो वाटर का मूवमेंट होगा ईस्ट टू वेस्ट की साइड, चाहे यहां देख लीजिए आप ईस्ट टू वेस्ट की साइड, चाहे यहां देख लीजिए ईस्ट टू वेस्ट की साइड। तो जो इक्वेटोरियल करंट है नॉर्थ एंड साउथ, वो इक्वेटर के दोनों तरफ है, नॉर्थ एंड साउथ में, एंड द मूवमेंट इज ईस्ट टू वेस्ट। लेकिन इनके बीच में जो वाटर है वो बीच में से ऐसे फ्लो होता है, दैट इज वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। तो मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूं इसको। अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको बताया दिस इज द, एक बार मैं इसको आपको पीछे वाले मैप पे दिखा देता हूं। यस, अगर मैं इसको ऐसे बताना चाहूं आपको, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द इक्वेटर, अब यहां पे आपकी चल रही है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, राइट, एंड यहां पे चल रही है आपकी साउथ इक्वेटोरियल करंट, एंड मैंने बताया आपको कि बीच में जो है दैट इज काउंटर इक्वेटोरियल करंट। अब आप देख लीजिए कि विंड जो है डिसाइड करती है दिस मोमेंट, विंड डिसाइड करती है दिस मोमेंट, तो ये बीच में ये जो वाटर फ्लो हो रहा है दैट इज काउंटर इक्वेटोरियल करंट। तो ये फिर क्यों चल रहा है, राइट, तो यहाँ पे इसके बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण तो ये देखिए यहाँ पे वाटर पाइल अप हुआ है इस तरफ, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट, ठीक है, वाटर पाइल अप हुआ है। और मैंने दूसरा आपको बताया कि ये जो है ITCZ एरिया है, डोलड्रम एरिया है, यहाँ पे कोई भी प्रैक्टिकली विंड नहीं होती है, काम एरिया रहता है, एंड ये वाटर जो है पाइल अप होके और काम एरिया होने की वजह से यहाँ पे कोई विंड नहीं है, तो इस वजह से ये क्या करता है, इसका मूवमेंट स्टार्ट होता है, पाइल अप हुआ है, बीच में कोई विंड नहीं है इसको रोकने वाली, तो ये धीरे धीरे इस डायरेक्शन में स्टार्ट होता है, मतलब इसका मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो काउंटर इक्वेटोरियल करंट के पीछे रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, पहला दिस पाइल अप, दूसरा सबसे मेन जो है मैं कहूंगा दिस वन, दिस एरिया हैज नो विंड प्रैक्टिकली, ठीक है, साइलेंट जोन है, तो ये जो है इसका जो मूवमेंट है दैट कैन इजीली बी देयर बिकॉज ऑफ द साइलेंट जोन, ठीक है, ध्यान रखना। एंड थर्ड फैक्टर अगर मैं आपसे कहूं कि अर्थ का रोटेशन, तो यस दैट इज ऑल्सो अ फैक्टर। तो यहां पे यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी इज दिस इज प्रैक्टिकली विंडलेस एरिया, यहाँ पे कोई भी विंड नहीं है, एब्सेंट है, साइलेंट जोन है, और ये पाइल अप हुआ, पाइल अप होके वाटर जो है इस वाले जोन में से आराम से बहता है, दैट इज काउंटर इक्वेटोरियल करंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम वापस चलते हैं हमारे कॉन्सेप्ट पे, दैट इज करंट्स में आपको दिखा रहा था। अब हमने देखा, सबसे पहले हम बात करते हैं अटलांटिक ओशियंस की। अब मैंने आपको बहुत सारे फैक्टर बताए। अब नॉर्थर्न जो साइड होगी इक्वेटर के, वहां पे बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स, बिकॉज ऑफ द अर्थ्स रोटेशन, वहां पे जनरली आपको क्लॉकवाइज पैटर्न दिखेगा, ठीक है, राइट साइड में डिफ्लेक्शन होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपको क्लॉकवाइज मूवमेंट दिखेगा, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में आपको एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दिखेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस अटलांटिक ओशियन की, तो इसको मैंने यहां देखा, दिस इज द इक्वेटर एंड दिस इज द नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। यहां पे सबसे पहले आप देखेंगे तो ये यहां पे जाती है, दैट इज एक तो फ्लोरिडा करंट होगी एंड दैट इज दूसरी होगी गल्फ स्ट्रीम, तो ये होगी आपकी फ्लोरिडा एंड दैट इज गल्फ स्ट्रीम। अब देखिए, अब ये इक्वेटर से आ रही है, इक्वेटर जो है हीट सरप्लस एरिया है, मतलब यहाँ पे काफी ज्यादा टेम्परेचर रहता है, तो ये जो वाटर होगा ऑब्वियसली कौन सा होगा, वार्म वाटर होगा, वार्म वाटर फ्लोरिडा, वार्म वाटर गल्फ स्ट्रीम, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम जो है काफी बड़ा लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैरी करती है, वन ऑफ द लार्ज आपकी करंट है, ओशन करंट। अब ये जो फर्दर है यहां पे देखेंगे आप, दिस इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ लैब्राडोर करंट। लैब्राडोर करंट आती है यहां से, ठीक है, दिस वेस्ट साइड ऑफ द ग्रीनलैंड यहां से। तो लैब्राडोर जो है एक कोल्ड करंट है। कोल्ड करंट होने के पीछे रीजन क्या है, सिंपल है, जो हायर लैटिट्यूड्स होते हैं वहां पे आपके क्या होगा, हमेशा कोल्ड करंट ही होगी। तो हायर लैटिट्यूड से आ रही है तो कोल्ड करंट है। यहाँ पे कोल्ड एंड हॉट करंट जहां पे भी मिलती है, आपको ध्यान रखना है, दे आर द बेस्ट ग्राउंड्स फॉर फिशिंग। यहाँ पे बहुत अच्छे आपके फिशिंग ग्राउंड्स होंगे, और यहाँ पे आपके ग्रांड जो बैंक है वो सिचुएटेड है, दैट इज फेमस फॉर फिशिंग स्पेशली, ठीक है, वो भी मैं आपको रीजन दिखाऊंगा। तो ध्यान रखना, जहां भी कोल्ड एंड वार्म करंट्स मिलती है वो फिशिंग के लिए बहुत अच्छे एरियाज होते हैं। अब यहां से आगे आप देखेंगे तो ये गल्फ स्ट्रीम जो है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट में कन्वर्ट हुई। ये जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है ये काफी आगे तक जाती है यूरोपियन पार्ट्स में।
दिस इज नॉर्वेजियन करंट आप देख रहे हैं। तो ये इसका इंपॉर्टेंस ये है बिकॉज दिस वाज द वार्म, तो वार्म होने के कारण ये आप देख रहे हैं यूरोप का जो अपर एरियाज हैं ये भी आइस फ्री रहते हैं, जबकि सेम लैटिट्यूड पे रशिया में फ्रीजिंग कंडीशंस रहती हैं। सो बिकॉज ऑफ दिस वार्म करंट, नॉर्वेजियन, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ये जो एरियाज हैं इनका टेम्परेचर बहुत मॉडरेट रहता है, इनके पोर्ट्स जो हैं वो आइस फ्री रहते हैं। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस ओशियन करंट्स, ठीक है, ध्यान रखना। सेम लैटिट्यूड पे बाकी जगह फ्रीजिंग कंडीशंस हैं, बट यहाँ पे आपके पोर्ट जो है आइस फ्री रहेंगे, तो ये ध्यान रखना। दिस कैन बी रिटन एज अ इंपॉर्टेंस ऑफ ओशियन करंट्स, राइट। तो दिस इज अब हमने देखा गल्फ स्ट्रीम है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, एक पार्ट गया नॉर्वेजियन की तरफ, सेकंड पार्ट ये आपका ब्रिटिश जो एरियाज हैं, यहाँ पे जो वेस्टर्न यूरोपियन पार्ट है इनको भी आइस फ्री रखता है। इसके नीचे एक आपको दिख रही होगी दैट इज कैनरी करंट, और ये ब्लू में मार्क्ड है। ब्लू में जो भी मार्क्ड है मतलब ये कोल्ड करंट्स हैं। ये कोल्ड करंट क्यों है? जब ये पूरी हॉट वार्म थी तो ये वाली कोल्ड करंट क्यों है? बिकॉज यहां पे हुई है अपवेलिंग। ये जो कोल्ड वाटर है ये धीरे धीरे इसके नीचे आता है, जो वार्म वाटर है उसके नीचे से यहाँ पे इमर्ज होता है, एंड दैट इज कोल्ड आपकी करंट होती है, ठीक है। तो ध्यान रखना जो अफ्रीका है इसके यहाँ पे दैट इज कैनरी करंट है। कैनरी करंट जो है कोल्ड करंट है, एंड ये फर्दर आगे जाके किस में मिक्स हो जाएगी? नॉर्थ इक्वेटोरियल आपके करंट में मिक्स हो जाएगी, और वापस से वही आपका सर्किल स्टार्ट होगा। तो आपने देखा दैट इज अ क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक है। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, फ्लोरिडा, गल्फ स्ट्रीम इज फर्दर कैरीड अवे इन द फॉर्म ऑफ ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, नॉर्वेजियन करंट, एंड यहाँ पे एक पार्ट मैंने बताया वेस्टर्न यूरोप की साइड मुड़ जाता है, एंड द थर्ड पार्ट जो है यहाँ से अपवेलिंग होती है। ये वाला जो कोल्ड वाटर है ये अभी वार्म के नीचे है। मैंने आपको अभी बताया टेम्परेचर जो है उसमें क्या होता है, जो आपका वार्म वाटर रहता है ये राइज करता है, ऊपर रहेगा, एंड जो कोल्ड वाटर रहेगा वो इसके नीचे से आगे जाके निकलता है, दैट इज अपवेलिंग। तो ये वाला जो कोल्ड वाटर्स हैं ये इस नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के नीचे से यहाँ पे अपवेलिंग करते हैं, एंड दैट इज कैनरी। कैनरी आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से ये पूरा साइकिल कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स हैं लेब्राडोर और जहाँ पे गल्फ स्ट्रीम मिलती है। एक और यहाँ पे कोल्ड करंट है दैट इज ईस्टर्न ग्रीनलैंड करंट या एरमिंगर करंट भी बोलते हैं इसको। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, ये ईस्ट साइड में होती है ऑफ दिस ग्रीनलैंड, ये वेस्ट साइड में होती है दैट इज लेब्राडोर, ठीक है। तो ये था पूरा नॉर्थ अटलांटिक का। इसमें आपको देखना यहाँ पे एक सारागासो सी है इसके बीच में, ये जो पूरा क्लॉकवाइज आपका पैटर्न बना, एक बार मैं इसको क्लियर करता हूं आपको और अच्छे से समझाता हूं। ये जो पूरा आपका क्लॉकवाइज पैटर्न बना इसमें यहाँ पे सी वीड्स जो हैं वो काफी ज्यादा इकट्ठे हो रखे हैं, इनको बोलते हैं हम सारागासो सी, मतलब ऐसे सी वीड्स इकट्ठे हो रखे हैं और बहुत बड़ा पैच बना हुआ है, दैट इज सारागासो सी बोलते हैं इसको, ऑलराइट। अब हम बात करते हैं साउथ की। तो साउथ में देखिए क्या हुआ, हमने देख लिया यहाँ पे पूरा नॉर्थ अटलांटिक। साउथ अटलांटिक में देखें तो ये साउथ इक्वेटोरियल करंट, एंड यहाँ पे ब्राजील में आके आप देखिए बिकॉज ऑफ द लैंड, हमने एक फैक्टर पढ़ा था लैंड भी डिसाइड करता है ओशन करंट्स को। ये दो भागों में डिवाइड हो गई। एक पार्ट जो है ब्राजीलियन करंट हॉट होगी, डेफिनेटली वार्म है बिकॉज इक्वेटर साइड से आ रही है, और ये तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर ही चुके हैं, ये भी वार्म ही थी। जब ये ब्राजीलियन करंट वार्म करंट नीचे जाती है तो बिकॉज ऑफ द वेस्टर्लीज, अच्छा यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताता हूं, आपने ये देखा गल्फ स्ट्रीम ये यहाँ पे बहुत ईस्टवर्ड टर्न लेती है। क्यों लेती है? बिकॉज ऑफ द विंड पैटर्न्स, ठीक है। यहाँ पे विंड पैटर्न्स ऐसे हैं, वेस्टर्लीज होंगी जो इनको पूरी तरह से रोटेट कर देंगी, ठीक है। एंड सेम यहाँ पे होगा, जो ब्राजील है ये जब इस लैटिट्यूड पे आती है तो बिकॉज ऑफ द इंपैक्ट ऑफ वेस्टर्लीज जो क्या करेंगी, इनको इनकी डायरेक्शन को ऐसे डिफ्लेक्ट कर देगी, ठीक है। तो ये पूरी तरह से इस तरफ ईस्टवर्ड साइड मूवमेंट स्टार्ट करती है। एंड यहाँ पे आप एक देखेंगे अंटार्कटिक सर्कमपोलर, ये पूरे अंटार्कटिक में घूमती है, ठीक है, कोल्ड करंट है, ये इसके साथ मिक्स होती है। एंड यहां से आप देखेंगे दैट इज ये यहाँ पे आके बेंगुएला के टर्म में राइज होती है, कोल्ड करंट है। तो बेंगुएला जो है यहाँ पे आप देखेंगे दिस इज द अफ्रीकन वेस्टर्न कोस्ट, तो यहाँ पे कोल्ड करंट होगी दैट इज बेंगुएला। ये बेंगुएला जो है बिकॉज यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एरिया में आपका जो वार्म वाटर है वो ट्रेड विंड डिफ्लेक्ट करके वेस्टर्न साइड में ले जा रही है। तो यहाँ से जो वार्म वाटर डिस्प्लेस हुआ है बिकॉज ऑफ दैट डिस्प्लेसमेंट, ये जो कोल्ड वाटर है ये यहाँ पे आके अपवेलिंग करता है। एंड जब यहाँ पे अपवेलिंग होती है तो यहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर रहेगा, और साथ में ही आपके जब भी कोल्ड वाटर नीचे से आता है तो उसके साथ बहुत सारे मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स बाहर आते हैं। एंड यहाँ पे जब बहुत सारे मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स बाहर आते हैं तो यहाँ पे आपको काफी सारा प्लैंक्टन्स मिलेंगे, प्लैंक्टन्स के साथ बहुत सारे आपके ऐसे बर्ड्स मिलेंगे जो फिशेस पे फीड करते हैं, और यहाँ पे बहुत सारी वाइट थिक जो बर्ड्स का
कंपोस्ट होता है, बर्ड जो है यहाँ पे जो उनका प्रोड्यूस होता है उसकी वजह से यहाँ पे एक वाइट पूरा फॉर्मेशन हो रखा है, मिनरल फॉर्मेशन, जिसे गुयानो कहते हैं। तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो मूवमेंट है दैट इज इन द अटलांटिक ओशियन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज साउथ इक्वेटोरियल, बिकॉज ऑफ द लैंड इंपैक्ट ये दो भागों में बाइफर्केट हुई। ब्राजील दैट इज अ वार्म करंट, यहाँ से साउथ अटलांटिक के साथ ये मिक्स होके बेंगुएला के रूप में, बेंगुएला इज कोल्ड करंट, कोल्ड करंट यहाँ पे अपवेल करती है। बिकॉज ऑफ दैट अपवेलिंग मैंने आपको बताया यहाँ पे बहुत ज्यादा आपकी क्या होंगे, प्लैंक्टन्स होंगे, बहुत ही रिच एरिया होगा इन मिनरल वाइज। तो यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स होते हैं और उन बर्ड्स का जो प्रोड्यूस होता है, जो उनका फैकेट जो मटेरियल होता है, जो वो बाई प्रोडक्ट के रूप में रिलीज करते हैं, उसको बोलते हैं हम गुयानो। वो एज ए मिनरल के रूप में आपको वहां पे मिल जाएगा, वाइट लेयर्स होती हैं बहुत सारी। ये था आपका साउथ अटलांटिक ओशियन, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब ध्यान देने वाली बात ये है, आप जब भी इनके वेस्टर्न कोस्ट देखेंगे, ठीक है, चाहे आप अफ्रीका का देख लीजिए, चाहे आप यहाँ पे साउथ अमेरिका का देख लीजिए, चाहे आप वेस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया देख लीजिए, दे आर वॉश्ड बाई कोल्ड करंट्स, ठीक है। यहाँ हमने देख लिया बेंगुएला है, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में हम देखेंगे वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है, और यहाँ पे हम देखेंगे पेरुवियन हम्बोल्ट करंट है, ठीक है। तो ये कोल्ड करंट की वजह से ध्यान रखना, यहाँ पे हाई प्रेशर की कंडीशंस रहती हैं वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द दीज कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दैट कोल्ड जो कंडीशंस हैं, हाई प्रेशर एरियाज हैं, यहाँ पे एरिड रीजन्स होते हैं, यहाँ पे इतनी ज्यादा बारिश नहीं होगी, स्टेबल कंडीशंस रहेंगी, ठीक है। तो आपके मोस्टली जो डेजर्ट्स होते हैं वो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स में होते हैं, एंड ये एक बहुत बड़ा कारण होता है। बिकॉज ऑफ दिस कोल्ड करंट यहाँ पे डेसिकेटिंग इफेक्ट होगा और एरिडिटी ज्यादा रहेगी। ऑलराइट, दूसरा मैंने आपको यही बताया था कि कोरल्स जो हैं वो उनको टेम्परेचर चाहिए होता है 20 to 28 डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्टिमम टेम्परेचर। अब कोरल्स जो है वो वेस्टर्न साइड में यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकते हैं क्या? तो यहाँ पे नहीं करते हैं एग्जिस्ट, बिकॉज ऑफ दीज कोल्ड करंट्स, यहाँ पे वो नहीं रहते। कोल्ड करंट के कारण टेम्परेचर इनका बहुत कम रहता है, तो वो आपके कोरल्स जो हैं सबसे ज्यादा यहाँ पे मिलेंगे आपको। दिस इज ऑल्सो नोन एज कोरल ट्राइंगल, ठीक है। इंडोनेशिया वाला रीजन, इंडिया के नीचे वाला इंडोनेशिया, फिलीपीन, मलाया, ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे आपको कोरल सबसे ज्यादा मिलेंगे। मतलब इंडो पैसिफिक रीजन में स्पेशली ट्रॉपिक एंड सब ट्रॉपिक्स में कोरल ज्यादा मिलेंगे, यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे। एक और इंपॉर्टेंट मैं चीज बता देता हूँ इसी से रिलेटेड, ट्रॉपिकल जो साइक्लोन्स होते हैं उनको फॉर्म होने के लिए भी टेम्परेचर चाहिए होता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड मिनिमम। इसके साथ ही ITCZ दैट इज इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जो ये बेल्ट होती है शिफ्ट होती है ऊपर नीचे, तो यहाँ जो वेस्टर्न कोस्ट है यहाँ पे आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं बनता है। रीजन क्या है? ITCZ यहाँ पे शिफ्ट नहीं हो पाती, लो प्रेशर यहाँ पे शिफ्ट नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? बिकॉज ऑफ दीज कोल्ड करंट्स, ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया। तो आपको ध्यान रखना है, बिकॉज ऑफ दिस दीज कोल्ड करंट्स यहाँ पे ना तो ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म होगा, ना ही यहाँ पे कोरल्स होंगे, और यहाँ पे डेजर्ट वाला एरिया होगा, यानी रेनफॉल भी नहीं होता है। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट ओशियन दैट इज पैसिफिक ओशियन की तरफ, ठीक है। तो पैसिफिक में भी आप यही देखेंगे, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट होगी। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जो है आगे जाके आप यहाँ पे देखेंगे फिलिपाइन और यहाँ से, तो ये एक कुरोशियो करंट होती है दैट इज अ वार्म करंट। कुरोशियो के यहाँ से ऊपर से आती है दैट इज ओयाशियो करंट, और ये एक कोल्ड करंट है। अगेन ये दोनों यहाँ मिलती है, तो मैंने आपको बताया ये बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स होंगे, तो ये भी जो है एक बेस्ट फिशिंग ग्राउंड होता है। साथ ही यहाँ पे बहुत डेंस फॉग का फॉर्मेशन होता है, तो इसलिए यहाँ पे एक्सीडेंट भी काफी ज्यादा होते हैं, चाहे वो ये एरिया हो गल्फ स्ट्रीम एंड लेब्राडोर वाला, चाहे ये वाला हो, ठीक है। तो ध्यान रखना। इसके बाद ओयाशियो कोल्ड है एंड कुरोशियो जो है वो वार्म है। ये याद कैसे रखना है, ध्यान रखना। जनरली आप ये इन दोनों में कंफ्यूजन होगा कौन सी कोल्ड है कौन सी वो, तो ओके है एक कीवर्ड, ओ ऊपर रहेगा, के नीचे रहेगा। ओयाशियो कोल्ड है एंड कुरोशियो वार्म है, ध्यान रखना। इसके बाद ये जो करंट है, ये जो कुरोशियो वार्म करंट थी, ये फर्दर आगे जाती है इन द फॉर्म ऑफ नॉर्थ पैसिफिक, जो आप यहाँ पे देखेंगे दैट इज नॉर्थ पैसिफिक। ये नॉर्थ पैसिफिक दो भागों में डिवाइड हुई, एक तो है अलास्का, ये अलास्का जो है वार्म है, नॉर्थ पैसिफिक वार्म ही थी। अलास्का जो है अलास्कन पोर्ट्स को फ्री रखता है, आइस फ्री, यानी यहां भी आप इंपॉर्टेंस देख सकते हैं कैसे जो पोर्ट्स हैं उनको आइस फ्री रखती हैं हमारी ओशियन करंट्स, राइट। सो दिस इज अलास्का करंट जो वार्म है। एंड इसके बाद यहां पे फिर से मैंने बताया था आपको, अपर जो एरियाज से आएंगी वो कोल्ड करंट होती हैं, तो यहां पे भी एक कोल्ड करंट की अपवेलिंग होती है, यानी कि वो वार्म करंट के नीचे से बाहर आती है ऐसे, तो दैट इज अपवेलिंग। और ये होती है कैलिफोर्नियन करंट। ये कौन सी करंट होगी? कोल्ड करंट। एंड दैट कोल्ड करंट अगेन मर्जेस विद द नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, और ये पूरा एक साइकिल कंप्लीट होता है, ठीक है। आधा पार्ट इधर दिख रहा है आपको, कुरोशियो, ओयोशियो, देन आपकी नॉर्थ पैसिफिक, अलास्का एंड कैलिफोर्निया, ये एक साइकिल आपका कंप्लीट होता है। दूसरे साइकिल की अगर बात करें यहाँ पे हम,
तो यहाँ पे मैंने आपको बताया ये अंटार्कटिक सर्कमपोलर जो है पूरे में चलती है, साथ ही यहाँ पे एक साउथ पैसिफिक इसकी ब्रांच है। तो यहाँ से ये पूरा कोल्ड है, नीचे ध्यान रखना ये पूरा का पूरा कोल्ड बेल्ट है। तो यहाँ कोल्ड से एक जो कोल्ड करंट निकलती है दैट इज पेरुवियन या हम्बोल्ट करंट, ठीक है। तो ये जो आपका पेरू है इसके पास में है वेस्टर्न पार्ट ऑफ द साउथ अमेरिका, दैट इज अ कोल्ड करंट। अगेन यहाँ पे अपवेलिंग होगी इस रीजन में बिकॉज आपका जो वार्म वाटर था वो डिस्प्लेस हो चुका है, एंड वाटर डिस्प्लेस होने की वजह से यहाँ पे जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है उसको फिल करने के लिए नीचे से वाटर आता है, दैट इज नथिंग बट आपका पेरुवियन करंट। अगेन यहाँ पे मिनरल्स ज्यादा होंगे, रेगिस्तान होगा, ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म नहीं होगा, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। एंड फर्दर यहाँ से ये वापस मिक्स होती है साउथ इक्वेटोरियल करंट के साथ, और ये एक सर्कुलेटरी मोशन यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ से वेस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड ये एक ब्रांच जो है उसकी टर्न हो जाती है न्यूजीलैंड की तरफ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना ये पूरा विंड की वजह से ही इंपैक्ट है, ये जो रोटेटरी मोशन है दैट इज बिकॉज ऑफ द विंड इफेक्ट, बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स, बिकॉज ऑफ द अर्थ रोटेशन, कुछ भी आप मान सकते हैं। तो ये है आपका विंड का इफेक्ट, प्लेनेटरी विंड का इफेक्ट, राइट। ये आपने देखा वेस्टर्लीज ने कैसे इसको मोड़ दिया था। तो ये हमने देख ली नॉर्थ पैसिफिक एंड साउथ पैसिफिक की करंट। साउथ पैसिफिक में सिंपल है, यहाँ से जो साउथ इक्वेटोरियल करंट आई ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट साइड में, एंड एक ब्रांच जो है इसकी न्यूजीलैंड की तरफ टर्न हो जाती है। अगेन फिर ये साउथ पैसिफिक एंड देन पेरुवियन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। इसके बाद हम चलते हैं हमारे तीसरे पार्ट में, दैट इज इंडियन ओशन में। जब इंडियन ओशन में आप आओगे वही नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, वही साउथ इक्वेटोरियल करंट है। यहाँ पे आप देखेंगे ये एक करंट है दैट इज अ वार्म करंट, दैट इज अगुलहास एंड मोजाम्बिक करंट, ठीक है। ये दोनों अफ्रीका के इस साइड में, ईस्ट साइड में होती है, दैट इज मोजाम्बिक एंड आपकी अगुलहास करंट। वार्म होंगी ऑब्वियसली बिकॉज इक्वेटर से आ रही है। अब यहाँ पे आप देखेंगे अगेन यहाँ से साउथ इंडियन जो यहाँ से अंटार्कटिक सर्कमपोलर जो है, यहाँ से एक ब्रांच इसकी ये पूरा टर्न ले लेगी बिकॉज ऑफ द विंड इम्पैक्ट, बिकॉज ऑफ द वेस्टर्लीज। तो ये पूरा जो है वापस आएगी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की तरफ, ये कोल्ड करंट होगी एंड वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया कोल्ड करंट है, एंड फर्दर ये वापस इक्वेटर की तरफ जाएगी एंड साउथ इक्वेटोरियल के साथ एक पूरा एक सर्कल कंप्लीट करेगी, ठीक है। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट करंट्स हैं जो हमने कंप्लीट की है। इसमें आपको एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि जब इंडियन ओशन की बात करेंगे यहाँ पे, वो मैं आपको फर्दर आगे बताता हूँ। ये आप देख सकते हैं किस तरह से ये ओयाशियो है, ये पूरा आप पैसिफिक का अगर साइकिल देखेंगे तो पैसिफिक में ध्यान रखना पैसिफिक इज मोर ओपन कंपेयर टू द अटलांटिक। तो यहाँ पे जो करंट्स होती हैं इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो डिस्प्लेस होता है। तो ये एक चीज आप ध्यान रखना। पैसिफिक ओशन में हमने देखा नॉर्थ इक्वेटोरियल होगी ये वाली, ठीक है। ये आपकी कुरोशियो हो गई, कुरोशियो एंड ओयोशियो यहाँ मीट करती हैं। ये आपकी नॉर्थ पैसिफिक हो गई, ये फर्दर आपकी अलास्का, एंड ये आपकी एक जो ब्लू में दिख रही है दैट इज कोल्ड करंट, कैलिफोर्नियन करंट। तो ये नॉर्थ वाला साइकिल कंप्लीट हुआ। यहाँ पे आपने देखा था कि ईस्ट ऑस्ट्रेलियन और एक इधर ब्रांच मुड़ गई थी, इसके बाद ये आपकी पेरू, ठीक है, कोल्ड करंट। तो ये पूरा पैसिफिक का साइकिल कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इंडियन ओशन में। तो इंडियन ओशन की अगर हम बात करें तो इंडियन ओशन में क्या होता है, बिकॉज ऑफ द मॉनसून जो है इंडिया का वो दो तरह का होता है, साउथ वेस्ट मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो जब साउथ वेस्ट मानसून होगा तो वाटर का मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगा, राइट, बिकॉज ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है, बिकॉज ऑफ दी साउथ वेस्ट विंड्स, ठीक है। जब नॉर्थ ईस्ट मानसून होगा इंडिया में अक्टूबर के बाद, ये रहता है अक्टूबर तक, अक्टूबर के बाद में जब नॉर्थ ईस्ट मानसून होगा तो ये विंड की डायरेक्शन आपकी चेंज हो जाएगी, एंड बिकॉज ऑफ दैट चेंज डायरेक्शन अब जो वाटर का मूवमेंट होगा नॉर्थ ईस्ट का विंड डायरेक्शन ये रहती है, तो दिस वुड बी द मूवमेंट इन इंडियन ओशियन वाटर्स, ठीक है। तो अगर आपको विंड का इंपैक्ट सबसे अच्छा कहीं दिखेगा तो वो इंडियन ओशियन में ही दिखेगा। इंडियन ओशियन में अकॉर्डिंग टू द मॉनसूनल विंड्स कैसे वो डायरेक्शन चेंज होती है करंट्स की, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। तो ये था ओशियन करंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्रीलिम पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आप ध्यान रखना कौन सी कोल्ड करंट है एंड कौन सी हॉट करंट है या वार्म करंट है, ठीक है। तो ये था पूरा वीडियो, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक चीज आपको मैं दिखाना चाह रहा था, दैट इज ग्रैंड बैंक्स। आपने देखा कि यहाँ से लेब्राडोर करंट आ रही है ऊपर से, दैट इज कोल्ड करंट, एंड यहाँ से गल्फ स्ट्रीम है। तो आपका यहाँ न्यू फाउंडलैंड के पास में ग्रैंड बैंक्स हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा फिशिंग होती है। एक और मैं आपको डायग्राम दिखाना चाहता हूँ, दैट इज ऑफ अपवेलिंग। अपवेलिंग में क्या होता है, जो अपर सरफेस ऑफ वाटर है वो अगर डिस्प्लेस हो जाती है, ठीक है, वार्म है, विंड की हेल्प से डिस्प्लेस होती है, तो वहां पर जो कोल्ड करंट होता है, नीचे वाला जो कोल्ड वाटर होता है वो ऊपर आता है, एंड वो कोल्ड वाटर जो है खुद के साथ बहुत सारे मिनरल्स लाता है। एंड यहाँ पे आप देखेंगे जब ये कोल्ड वाटर ऊपर आएगा
तो ये मिनरल्स की वजह से बहुत सारे यहाँ पे प्लैंक्टन्स होंगे एंड इसकी वजह से यहाँ पे बहुत फिशेस वगैरह होंगी एंड बर्ड्स भी आएंगे, राइट। सो दिस इज द अपवेलिंग। ये एक तरह से वर्टिकल मूवमेंट होता है, ऊपर का वाटर डिस्प्लेस हुआ, नीचे का ऊपर आया, राइट। सो दिस इज अपवेलिंग। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो हम इन सभी प्लेटफॉर्म पे आपके लिए मौजूद हैं, आप हमसे वहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.